चलो। सो हेलो एंड वेलकम अगेन। आज हमने अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, मैं एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ। हमने नंबर देख लिया, नंबर्स के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने क्या पढ़ा? सबसे पहला इंटीजर्स क्या होते हैं नंबर्स के। नंबर्स दो पार्ट में डिवाइड किए थे, कौन कौन से थे? इंटीजर्स और डेसिमल, जिसे हमने इंटीजर बोला और डेसिमल बोला। इंटीजर्स क्या थे? नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, यही थे हमारे। नेगेटिव नंबर्स थे, पॉजिटिव नंबर्स थे और जीरो था। जीरो एक अलग इंटीजर होता है। जीरो ना तो नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव। डेसिमल में हमने क्या पढ़े? अरे यार छोड़ो। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, जहां पे हमने देखा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी 3, 3.5, 4.7, इसको नंबर लाइन में कैसे शो करते हैं बताया था, जिसमें हम इसको 4/6/10 करके, फिर उसके बाद जो सिक्स्थ वाला जो पार्ट होता है वो 4.6 होता है। ये सारी चीजें हमने देखी थी। इसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग भी हम देख रहे थे। नॉन टर्मिनेटिंग में हमारा आता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, जो कि 3.9 बार वाला हुआ। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो हमने बताया था कि 0.9 या 3.9, 3/9 -3 जितने के ऊपर बार है उतने 9 करने। ये सारी चीजें हमने देखी थी। आज हम इसके बाद जो देख रहे थे वो इरेशनल पे थे हम। इरेशनल या फिर बोलता हूँ नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर कौन थे? √3, √4, √5। √4 तो क्या बोलते, टर्मिनेटिंग में आता है। हाँ, √2, सॉरी। ये सारी चीजें देख रहे थे। इसके बाद हमने पाइथागोरस थ्योरम सीखा था, वहां पे थे। आखिर ये नॉन टर्मिनेटिंग जैसे √3, तो अभी हमारा बात इसी पे चलेगा कि √3, √5 और √7 क्या नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? क्या नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं? रिप्रेजेंट का मतलब होता है दिखा सकते हैं। हम क्या पता लगा सकते हैं कि नंबर लाइन पे कहाँ पे √7 आता है? यहाँ √7 आता है, यहाँ √3 आता है, कहाँ आता है? पता लगा सकते हैं। तो उसके ऊपर सारी लड़ाई है, इसीलिए मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम सिखाया। हम उसके आगे चलते हैं। एक सवाल पूछता हूं मैं, अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर ये √2 है, ये √2 छोड़ो पहले, अगर ये 1 है, ये 1 है, तो ये कितना आएगा? तो आपको निकालो, कितना आएगा? 2 नहीं आएगा, आपको निकालना पड़ेगा। ये P है, ये B है, तो H क्या होगा? तो आपको फॉर्मूला पता है, H² = P² + B², होता है यही। H आपको निकालना है, तो H² = P कितना है? 1। 1 का स्क्वायर 1। मुझसे बोलो, उससे कहाँ बोलो। ए, हटो तुम दोनों, निकलो ऐसे, भगो, छुट्टी निकल, चलो छुट्टी, जा। हाँ, यही सेम काम है, चल तू कौन सा डेली अलग करता है? इधर आगे बैठ, चल इधर बैठ, यहाँ बैठ। तू हलवा चाहिए, याद कर। तू इधर आके आ जा, यहाँ पे आ जा। तू 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 इसका नहीं, इधर इधर आके बैठो दोनों बहन। तू जहाँ, वहाँ जाके बैठो, निकल यहाँ से। पढ़ लिया तुमने? पढ़ लिया? पढ़ाई कर लो, कुछ कर दो बस। तब तक तेरे पास फॉर्मूला पड़ेगा। जरा देखो देखो, P क्या है? 1। B क्या है? 1, तो P का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस B भी है 1, तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा? 1 ही तो आएगा। और 1 1 कितना होता है? 2 होता है। और ये अगर स्क्वायर उधर उठ के जाता है तो क्या बन जाता है? रूट। तो H कितना आया? √2 आ गया। तो H क्या आ जाएगा हमारा? √2।
इससे हमने क्या देखा कि अगर ये 1 है, ये 1 है, तो ये √2 आएगा। यही तो हमने देखा। इसके अलावा देखते हैं, एक और क्वेश्चन देता हूं। मान लेते हैं ये 1 है और ये √2 है। अब बताओ ये कितना आएगा, बताओ जल्दी निकालो, निकालो कॉपी में फटाफट। वही p² + b² वाले फॉर्मूले से। दिख नहीं रहा क्या? रुको अभी करता हूँ। ये 1 है, ये √2 है, तो आपको बताना ये क्या आएगा। आपको सेम पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। ये आपका हो जाएगा p, ये हो जाएगा आपका b, तो आपको निकालना है h। p कितना है देखो, 1 है, प्लस b कितना है, √2 है। b √2 है, b देखो क्या लिखे हो आप, √2 नहीं लिखा, इसको जरा दिखाइयो। b क्या लिखा है, √2 है ना, तो √2 लिखो। b के बदले 1 क्यों लिखा है उधर, इसको देखना, b के बदले 1 क्यों लिखा है, इससे पूछ। अब पूरा काट दी। अरे भगवान, भगवान की लीला अपरंपार है। हटा हाथ, दिखा मुझे। √2 का स्क्वायर √4 होता है, और √4 का मतलब 2 होता है। हाँ, √4, और √4 का मतलब 2, √4 का मतलब 2। ठीक इसी का रूट कर दूंगा ना, तो वो ये आ जाए, और इसका रूट कर दूंगा तो क्या आएगा, 2। समझी? देखो मैं बताता हूँ, p² + b² = h²। कुछ भी लिख दो आप, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने इसको यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात मैं अगर ऐसे लिखता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता यार, b², इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, अब चलो वही वाला लिख देता हूँ, गलत नहीं बोल रहा, कुछ ज्यादा गलत बोल रहे हो। देखो p², अरे यार फिर p² लिख देता हूँ, h² = p² + b²। अगर आपको सब कुछ दिखता है तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। h का h, p कितना है, तो p बोलोगे सर p 1 है, तो 1 लिखूंगा और उसका स्क्वायर करूंगा, प्लस b क्या है, रूट है, √2 है, √2 है, और इस पूरे का स्क्वायर है। इसको लिखने का तरीका ऐसा है, जिसको लिखना नहीं आता कोई बात नहीं, ऐसा हुआ h²। अब इसको सॉल्व करते हैं, 1 का स्क्वायर 1। जब मैं किसी रूट का स्क्वायर करता हूं ना, तो रूट और 2 कट जाता है, क्या होता है, रूट और 2, यानी ये जो रूट है और ये जो स्क्वायर है ये कट जाते हैं, रूट और स्क्वायर कट जाते हैं। देखो ये रूट और ये स्क्वायर दोनों आपस में कैंसिल कर देते हैं, क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे, जब हमारा स्क्वायर रूट वाला चैप्टर आएगा वहां समझा दूंगा कि क्यों कैंसिल हो रहा है। अभी आप याद रखो, किसी भी रूट वाले नंबर का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ वो क्या होता है, कैंसिल होता है, और जो अंदर नंबर बचता है वो आ गया। तो अंदर नंबर क्या बचा है, 2 बचा है। अब फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो अब देखो h², 2 + 1 3, ये स्क्वायर हो जाएगा तो √3, तो h कितना आया, √3, यानी h क्या आया, √3। तो इससे क्या होगा, इससे हमने ये देखा कि जब ये वाला नंबर 1 होता है और ये अगर √2 होता है तो ये क्या आएगा, √3 आएगा। सेम अगर हम आगे देखेंगे तो इसी तरीके से और भी आ जाते हैं, क्या,
कि अगर ये मान लेते हैं 1 है और ये √3 है, तो कंफर्म इसका आंसर आएगा √4। क्या आएगा? और √4 का मतलब क्या होता है? 2। √4 4 का मतलब, ठीक है। अरे आंख में क्या घुस गया? √4 का मतलब होता है 2, और इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसीलिए बोलेंगे ये हाइपोटेन्यूज है। ये हमारा अगर 1 है, इसे बोलेंगे √3 आएगा, तो ये आंसर क्या आएगा? 2। √4 का मतलब तो 2 हुआ। ये सारी चीजें प्रूव्ड है। बात समझ में आई? तो इससे हमारा एक फॉर्मूला बनता है। क्या बनता है? हम इसको देखेंगे कि बोला जा रहा है अगर ये 1 है, ये 1 है या ये 1 है, कोई भी एक 1 इन दोनों में से, कोई भी एक 1 है, या तो P1 है या तो B1 है, तो याद रखना कि यहां जो आंसर आएगा, यहां जो आंसर आएगा n, वहां पे होगा n-1। क्या होगा? n-1। ये फॉर्मूला देखो कैसा है। अरे तू ऊपर कहां से आ गया? ये जो फॉर्मूला है, यानी इस फॉर्मूले पे अगर मैं लिखता हूं कुछ भी, बोला जा रहा है अगर ये 1 होगा, क्या होगा? ये 1 है, तो अगर मान लेते हैं यहाँ मैं 3 लिखता हूँ अंडर रूट में, तो यहाँ मुझे लिखना होगा √2, यानी इससे एक कम लेंगे। सेम बात देखो, दोबारा बोलता हूँ, अगर मैं यहाँ लेता हूँ 1, या यहाँ कहीं पे भी, तो यहाँ अगर मैं लिखता हूँ √5, तो यहाँ क्या होगा? √4, एक कम। और √4 का मतलब ही 2 होता है, याद रखना। भाई अगर मैं यहाँ रखता हूँ, यहाँ के बदले यहाँ रखते हैं, यहाँ 1 ले लिया, तो यहाँ पे अगर मैं मान लेते हैं √6 लेता हूँ, तो यहाँ क्या लिखना होगा? √5। ये बात है, यानी क्या होगा P और क्या होगा B, समझ में आया बात? इसको पहले लिखो, लिखो आप इस फॉर्मूले को लिखो, और ये कैसे आता है आपको पता चल गया ना, पाइथागोरस थ्योरम से आता है। तो पहले आप इस चीज को पूरा लिख लो, ये आपका फॉर्मूला है जो मैं अभी सर्कल कर रहा हूँ, वो आपको लिखना है, और इसके एग्जाम्पल पे ये वाला चीज, ये आपका फॉर्मूला है, ये आपका कंसेप्ट है। और ये किस कंसेप्ट पे बेस्ड है? पाइथागोरस थ्योरम पे। आप ये सब लिखो ना लिखो, आप लिखो जल्दी से, फटाफट उतारो। 1 नहीं होगा तो ये चीज नहीं काम करेगी। तो इसका ये क्वेश्चन है कि अगर नीचे 1 नहीं है, तो वहां पे ये चीज नहीं शो कर पाएंगे। ठीक है, इसका एक पर्पस है कि क्यों दिखा रहे हैं। से अगर मैं हाइपोटेन्यूज √7 लेना चाहता हूं, तो उसके लिए मुझे क्या होगा? तो मुझे P लेना होगा √6 और B लेना होगा 1। ये है, यानी हाइपोटेन्यूज मुझे जो चाहिए उसके हिसाब से P और B क्या लेना होता है, यही है। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ टेबल लिखूं कि बताओ हाइपोटेन्यूज क्या होगा, और सॉरी P और B क्या होगा अगर मुझे हाइपोटेन्यूज √6 चाहिए, तो बोलोगे सर P या B में से किसी एक को मान लो 1 और इसको मान लो √5। मैं बोलूंगा अगर मेरे को हाइपोटेन्यूज, अगर मुझे हाइपोटेन्यूज √8 चाहिए, क्या चाहिए? √8, तो P और B को क्या लेना पड़ेगा मुझे? तो एक को, किसी एक को ले लो 1 और इसको ले लो √7। मान लेते हैं √7 चाहिए मुझे, तो क्या बोलोगे? तो इन दोनों में से मान लो किसी एक को 1 और इसको मान लो √6। मुझे √6 चाहिए, तो तुमने देखा। √5 चाहिए, तो इसको मान लो 1, इसको मान लो √4। √4 का मतलब 2 होता है, तो इसीलिए कभी कभी लोग √4 के बदले यहाँ लिख देंगे सीधा 2। ये बात भी ठीक है। रूट
क्या बोलते हैं 7, ये चीज कैसे निकलती है तो मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम लगा के दिखाया। आपका ड्यूटी है कि आपको ये लगा के देखना है। आप घर में जाओ, p को ले लो 1, b को ले लो √5, √6, √3, उन सबको सॉल्व करो और जो आएगा आंसर वो कर देना। आप कैलकुलेशन में गड़बड़ करोगे थोड़ा थोड़ा, कि अभी आप नए हो, थोड़ा हुआ कुछ सॉल्व हुआ कुछ नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। आपने ये लिख लिया, पूरा लिख लिया? पूरा लिख लिया सारा? ये वाला चीज, और ये इसको भी लिख लेना, और ये वाला भी लिख लो, ये वाला एग्जांपल लिख लो। मुझे अगर √3 चाहिए तो यहाँ क्या लूंगा, इसको ले लो, किसी भी एक को ले लो 1, और इसको ले लो √2। और मुझे अगर √2 चाहिए होगा तो दोनों को ही 1 1 ले लो। ये हमने देखा था कि नहीं देखा था? ये देखा था। अगर मुझे √2 चाहिए क्या, हाइपोटेन्यूज, दोनों को क्या ले लो, 1 1। अच्छा, क्योंकि दोनों को 1 1 चाहिए, ये आप कैसे बोलोगे, तो देखो मैंने बोला था √2 है तो एक को 1 मान लो और एक को कम, तो √1 का मतलब भी 1 ही होता है। ठीक है, अभी ज्यादा रूट के पीछे मत पड़ो, आपको जो समझा रहा हूँ वो समझो। रूट कैसे सॉल्व होता है ये लिख लिया, ये डब्बा बॉक्स लिख लिया, खुद ही लिख लिया, समझ में तो आई था कि अगर आपको हाइपोटेन्यूज √8 चाहिए, √7 चाहिए, तो आपको कैसे निकालना होगा। आगे देखते हैं। अब हम पूरे चलते हैं नंबर सिस्टम पे, नंबर लाइन पे। ठीक है, ये मान लेते हैं 0, इसे मान लेते हैं 1, इसे मान लिया 2, इसे मान लिया 3, बस इतना ही, मेरे को ज्यादा चाहिए भी नहीं। मुझे बोला है रिप्रेजेंट, दर्शाओ √2 को ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन में √2 कहाँ आएगा ये बताओ आप। कोई पूछता है मेरे से कि √2 में नंबर लाइन कहाँ आएगा, तो वो कैसे देखेंगे, वो देखते हैं। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। कैसे अप्लाई करते हैं वो देखते हैं हम। कोई नहीं, कोई गल नहीं, देखो तो √2 के यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। मुझे क्या चाहिए, √2, √2 यानी मुझे h चाहिए। क्या चाहिए, h। अगर √2 मुझे चाहिए तो p और b क्या लेना होगा, तुम बताओ। दोनों को 1 1 लेना होगा, तो हम p और b को क्या मानेंगे, 1 1 सेंटीमीटर, क्या मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, 0 से लेके यहीं तक तो 1 सेंटीमीटर हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। तो ये मान लिया हमने 1 सेंटीमीटर। कितना मान लिया, 1 सेंटीमीटर। जितना ये है, जितना ये है उतना ही हम क्या करेंगे, उतना ही हम ये भी मान लेंगे। ये देख रहे हो, ये जितना ये सेंटीमीटर है, अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो जितनी ये लाइन लंबी है उतनी ही लाइन यहाँ पे भी लंबी खींचेंगे, और ये भी क्या होगा, 1 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा। बात समझ में आई? क्या किया हमने, हमें √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना था, तो हमने मान लिया √2 को h। अगर √2 h होगा तो p और b क्या होगा, 1 1 होगा। तो p यानी p को ले लिया 1 और बेस को भी ले लिया 1, और जब इन दोनों को जोड़ता हूं तो यहां से लेके यहां वाली लाइन जो आएगी, जरा देखना जरा ध्यान से,
ये वाली लाइन जो है यहां से लेके यहां तक की, ये लाइन √2 नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? होगी। क्यों? क्योंकि सर आपने पाइथागोरस थ्योरम यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, इसीलिए राइट एंगल ट्रायंगल वाला कंसेप्ट लग रहा है। देखो कि देखो अगर ये 1 है, ये 1 है, तो ये √2 आएगा। कैसे? तो पूरा h² वाला इज इक्वल टू p² प्लस b²। अगर p और b 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, ये 2 आया था, और h इज इक्वल टू स्क्वायर उधर जाके √2 बना था। ये बात बताई थी ना, यही तो सेम बात हो रही है। तो ये लाइन कितनी लंबी आई, यानी इस लाइन की लंबाई क्या हुई? √2 सेंटीमीटर। सही बात है कि नहीं बात है? जितनी ये लाइन लंबी है, जितनी ये लाइन लंबी है, ये लाइन की लंबाई कितनी आई है? √2 सेंटीमीटर। यहां पे आप कंपास लो, क्या ले लो, जरा यहां से देखना, इस लाइन को नाप के और यहां पे रख दो, इस लाइन को नाप के ऐसे देख लो, देखो जितना ये है, हाथ से नापो इसे, यहां से यहां तक की है, इसको नापो और यहां पे रख दो। जहां पे ये आएगा वो लाइन क्या हो जाएगी, मतलब सेम लेंथ की, मतलब इस लाइन के बराबर, मतलब इस लाइन को उठा के ऐसा समझो, ऐसे दिखाता हूं, ये जो लाइन है इसको उठा के, अरे कतई उठी गया बे यार, इसमें कोई दूसरा है नहीं क्या? रुको यार, कैसे हैंड पिन, हैंड, रुको, ये भी नहीं यार। देखो देखो, छोड़ो, मैं आपको समझा रहा हूँ, वो देखो आप, अरे लिख क्या रहा है यार, ये जो लाइन है आपकी, ये सेम लेंथ जहां पे टकराएगी, क्या कर दो, टकराएगी, ये जो लाइन है यही तो √2 होगा। यहां से लेके यहां तक की जो लंबाई आ जाएगी वो √2 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इस लाइन को उठा के मैंने यहां रख दिया और यहां नाप के देखा, तो मैंने देखा कि यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है, √2। तभी तो ये जो पॉइंट आएगा ये क्या आ जाएगा, √2। तो इस तरीके से हमने √2 को नंबर लाइन पे दिखा दिया। तो √2 कहाँ है, यहाँ पे है। बात समझ में आई? आपके बुक में है ना? ऐसा कुछ दिखाता, कुछ जादू सा होता है, यही हो जादू। देखो मैं आपको दोबारा देख समझाता हूँ, इसको फ्रेश समझाता हूँ। √2 बोला है ना, हम √2 के बदले √3 ले लेते हैं। तो एक लाइन खींच लो, 0 1 2 3, इतना ही काफी। बोला है √3 को बताओ नंबर लाइन में कहाँ होगा, नंबर लाइन पे √3 आखिर कहाँ पे होगा, इस पॉइंट पे है कि इस पॉइंट पे है कि इस पॉइंट पे है, कहाँ पे है ये? तो आप इसको मान लो h। अगर √3 h है तो आप बताओ p और b आपको क्या चाहिए? तो यहाँ इनमें से किसी एक को 1 मानोगे और इसको क्या मानोगे, 2 मानोगे। तो √2 की 2, √2 मानोगे। सही बात है कि नहीं बात है? अब जरा देखो जलवा, जलवा है या क्या है, देखो p को या b को, मुझे b चाहिए √2, यानी मुझे बेस चाहिए √2, तो मुझे पता ही नहीं √2 कहाँ आएगा कहाँ नहीं। क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं मुझे p चाहिए 1 और b चाहिए √2। बेस बेस हम बोलते हैं, चलो बेस ना दिक्कत कर रहा है, मुझे पता ही नहीं कि यहां से यहां तक √2 कहाँ है, तो हम बेस को ही 1 मान लेते हैं और p को मान लेंगे √2। तो दिक्कत तो ये बात की है कि मैं यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, वो तो आप फटफट बता दोगे कि ये भाई ये 1 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है पूरा, और यहाँ से लेके यहाँ तक 3 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ से लेके कहाँ तक √2 होगा ये आपको पता ही नहीं, नहीं पता ना। तो इसके लिए क्या करोगे आप
अभी ठीक थोड़ी देर पहले आपने एक पढ़ा था कि √2 कैसे निकालते, √2 निकालना सीखा था। √2 निकालना सीखा अभी, वो कैसे निकालना सीखा था। तो हमने बेस को और परपेंडिकुलर को 1 1 मान लिया, यानी ये मान लिया 1, ये मान लिया 1 सेंटीमीटर, और ये जो लाइन आता है ये √2 आया था। सही बात है, अभी तो हमने यही किया था। और अगर ये लाइन 1 √2 होता है तो इसी लाइन को नापेंगे यहाँ नीचे, तो यहाँ कहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो ये √2 आ गया ना, आ गया नहीं आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे क्वेश्चन में इस वाले को बेस मान लेंगे। इसको क्या मान लेंगे, बेस। जैसे हमने बेस √2 मान रहे थे, बेस √2 है, तो यहाँ पे हम सीधी लाइन खींचेंगे यहाँ ऐसे, और यहां बोलूंगा ये नया ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। इससे क्या होगा, मैं बोलूंगा ये 1 सेंटीमीटर मानेंगे। कितना मानेंगे, आप ऐसे कर लो। और जब इसको आप जोड़ोगे, किसको, ये जो नई लाइन आएगी, इस लाइन से इस लाइन को, तो आप बताओ ये आपको दिख नहीं रहा कि अगर बेस हमारा √2 है, √2 क्या आया, ये आया है लाइन, है ना, ये ये √2 है, ये होगा हमारा P, ये हो गया हमारा B, ये हमारा H होगा। तो H क्या होगा, आपने बोला √3, तो जो ये √3 आया लंबा वाला लाइन, इसको, इस लाइन को पूरा ऐसे नाप लेंगे हाथ से, और इसको उठा के यहाँ देखेंगे कहीं आएगा ऐसा कुछ, इसको नाप के यहाँ देखेंगे, तो बोल रहा हूँ यहाँ आ रहा है, दिख रहा है। तो ये जो लाइन है, ये लाइन कितना लंबा है, √2, √3 सॉरी, तो √3 को लाइन नाप के यहाँ रख देंगे। हाथ से रखा ना, रखा, हाँ तो बोलो ना। तो इसको जब रखेंगे तो ये कहाँ आएगा, यहाँ कहीं आएगा, आया कि नहीं आया। तो ये वाला लाइन, ये वाला जो पॉइंट होगा, ये और कुछ नहीं बल्कि √3 होगा। ऐसे हमने रिप्रेजेंट कर दिया, √2 को कर दिया, √3 को कर दिया। तो सर अब √4 को करते हैं, तो √4 को करने की जरूरत नहीं है, √4 का मतलब 2 होता है, तो 2 तो पता ही है तुम्हें। तो बोलेंगे सर ठीक है √5 करके देखते हैं, करते हैं भाई। यहां तक समझ में आया, कोई बात नहीं, जिसको समझ में नहीं आया दोबारा देखो, सारी चीजें दोबारा हो जाएंगी। कैसे, जैसे हम √5 को रिप्रेजेंट करेंगे, किसको, √5 को ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन को क्या बोलते हैं, संख्या रेखा। तो नंबर लाइन यानी संख्या रेखा पे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर लाइन पे, ठीक है। पहले हम नंबर लाइन बनाएंगे, ये हमने 0 बनाया, ये मान लिया 1 बनाया, ये मान लिया 2 बनाया, ये मान लिया 3 बनाया, ये मान लिया 4 बनाया। √5 के लिए मुझे क्या चाहिए, अगर √5 को मैं सबसे पहले क्या मानूंगा, h मानूंगा। h को, h क्या माना, √5 को, तो p और b क्या चाहिए, पहले तो आप ये पता लगाओ। तो इनमें से किसी एक को 1 चाहिए और दूसरा चाहिए √4। √4 का मतलब होता क्या है, 2 होता है, यानी √4 का मतलब होता है 2, यानी बेस को मान लूंगा 2। कितना सिंपल है, ठीक है। तो अब जरा देखो, ये तो बहुत ही सिंपल हो गया। P को मानेंगे 1, तो P छोड़ो, बेस को क्या मान रहे, 2 सेंटीमीटर। तो यहां से लेके यहां तक की लाइन 2 सेंटीमीटर हो गई, हो गई कि नहीं हो गई। तो हमने बोल दिया भाई ये तो 2 सेंटीमीटर हो गया हमारा, क्या हो गया, बेस हो गया। अब मानेंगे परपेंडिकुलर यानी हाइट, हाइट कितना मानेंगे, 1 सेंटीमीटर जितना, यानी इतना सा ही हाइट मानेंगे। तो इसको नाप के आपको स्केल से करना है कोई भी चीज, तो इसको आपने नापा कि यहां से यहां तक का इतना है, और इसी को हमने नाप के यहां तक कर दिया, ये 1 सेंटीमीटर लग रहा है। अब ये 1 है, ये √2 है, तो ये आंसर क्या आएगा, अरे √2 गलत लिख दिया मैंने, 2 होगा ना, क्योंकि बेस तो मैंने 2 माना था। तो ये बेस हमारा कितना है, 2 सेंटीमीटर, यहां से लेके यहां तक के 2 सेंटीमीटर है, और यहां से लेके यहां तक 1 सेंटीमीटर है। तो ये क्या आएगा, √5 सेंटीमीटर आ गया। अब आपको और कुछ नहीं करना, ये लाइन को नाप के यहां देख लेना है, इस लाइन को उठा के नाप के यहां देख लो कहां पे, और जितना है जो
जो ये बड़ी लाइन आई है, जितनी बड़ी लाइन, ये और कुछ नहीं बल्कि √5 क्या है। यानी ये जो आपको करने की कैसे नापोगे, तो आप कंपास से नापोगे। कंपास से इतना बड़ा खोल के, इतना कंपास, और यहाँ पे पेंसिल रख के एकदम सेम ऐसा से कर दो। जहां पे ये आएगा उसी को हम क्या बोल देंगे, √5 हो गया। तो ऐसे √2, √3, √4, √5 को हम रिप्रेजेंट करते हैं। यानी √5 को भी नंबर लाइन पे दिखाया जा सकता है। जी हाँ। यानी अभी तक हमने क्या सीखा कि भले वो नंबर लाइन पे किन किन चीजों को दिखा सकते हैं हम। तो हमारे दिमाग में सबसे पहला आया इंटीजर को हमने दिखा दिया। फिर हमने डेसिमल में टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को दिखा दिया, टर्मिनेटिंग को दिखा दिया। और नॉन टर्मिनेटिंग में, अरे यार, नॉन टर्मिनेटिंग में क्या किसको दिखा दिया हमने, तो रिपीटिंग वाले को दिखा दिया। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, आखिर ये कैसे नंबर लाइन पे किया जाता है। आज हमने उसके आगे क्या देख लिया कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल को भी हम नंबर लाइन में दिखा सकते हैं। यानी नंबर लाइन में हम क्या क्या दिखा सकते हैं, +1, -1, 2 है, 0 है, 5 है, 6 है, सब दिखा सकते हो। 3, 4, 2, 7, 2.8, 2.9, 7.3, 7.8, 4, 5, जितना भी बड़ा नंबर हो, अगर वो टर्मिनेटिंग है उसको भी दिखा सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग 3.4444, इसको भी दिखा सकते हैं। 0.999 यानी 9 के ऊपर बार, जो भी, आप इसको भी दिखा सकते हो। और आज हमने नॉन टर्मिनेटिंग यानी √2, √3, √5 और √7, इन सबको भी हम नंबर लाइन में दिखा सकते हैं। इससे क्या पता चलता है, यानी बड़ी ध्यान से बात सुनना इस चीज को। इससे हमें एक चीज पता चली, क्या पता चली, कि जिन भी संख्याओं को, जिन भी नंबर्स को अगर नंबर लाइन में दिखा सकते हैं, उन नंबर्स को हम वास्तविक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यानी ऐसे नंबर दुनिया में होंगे, ऐसे नंबर दुनिया में हो सकते हैं। तो ऐसे सारे नंबर्स को क्या बोलता हूं, रियल नंबर। क्या बोलता हूं, वास्तविक, वास्तविक, पता नहीं कहां लगेगा, संख्या। अबे यार क्या, ठीक है। तो पूछा जाएगा कि आखिर रियल नंबर क्या होता है, तो क्या बोलोगे, जिन भी संख्याओं को नंबर लाइन में दिखा सकते हैं, उन सारे संख्याओं को क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या। यानी रियल नंबर और होता, और कुछ नहीं बल्कि क्या होता है, तो रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, वास्तविक। बात करने बैठ, तू अलग से कहिए, तुम्हें पढ़ा रहा हूँ तो बातें नहीं करनी। वास्तविक संख्या क्या होती है, तो जिन नंबर्स को, अरे यार ये क्या बना दिया मैंने, वास्तविक संख्या क्या होता है, तो इसका डेफिनेशन लिख लो, दोज नंबर्स विच कैन बी represented, which can be represent on number line is called real number. एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल है हमारा इंटीजर्स, जितने सारे लिख लोगे, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग में दोनों आ जाता है तो मैं दोनों लिख दूंगा, या फिर इंटीजर और डेसिमल लिख दूं तो भी बात चल जाएगी, क्योंकि सब कुछ तो आता है। यानी
इसी चीज को आप हिंदी में लिखोगे, जिन संख्याओं को, जिन संख्याओं, कैसे लिखेंगे संख्याओं, संख्याओं को क्या बोलते हैं, नंबर लाइन, नंबर लाइन को बोलेंगे रेखा, संख्या रेखा, संख्या, अरे यार समव्या लिख देता हूँ बार बार, संख्या रेखा पर दिखाया जा सकता है, उन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं, उदाहरण जैसे इंटीजर्स को क्या बोलते हैं, उस दिन सब दिखाया था, पूर्णांक, वो इंटीजर्स को क्या बोलते हैं, इंटीजर्स को क्या बोलते हैं, पक्का, अच्छा रुक, तो फिर रुक जा, पूर्णांक, और डेसिमल को दशमलव, और टर्मिनेटिंग को एड़ा मेरा आएगा ऐसे, तो बिंदु कहाँ गई, तो देख पूर्णांक, देख होता है, तो बिंदु क्यों, अभी तो आ रहा है साउंड, पूर्णांक, देख अभी भी आ रहा है, पूर्णांक आ रहा है, बिंदु आ रहा है, कैसी बात कर रहा है, यहाँ डाल दे कहीं पे भी, अरे बिंदु कहीं ना कहीं है, अरे जब मैं बोल रहा हूँ, आवाज आ रही है मेरे को, चलो आगे देखो, पूर्णांक, उसके बाद दशमलव, दोनों पूर्णांक और दशमलव दोनों होते, द श म ल व, हो गया, रियल नंबर देख लिया, तो इस चीज को लिख लेना बाद में, पहले आप देखो आपने क्या देखा, यानी दो टाइप के नंबर होते हैं, अब आप देखो, एक जो कि सच्ची में है, जिसे बोलते हैं रियल नंबर, रियल नंबर यानी जिन्हें हम नंबर लाइन में दिखा सकते हैं, वास्तविक संख्या, यानी कुछ ऐसे भी संख्या होंगी जिन्हें हम नंबर लाइन पर नहीं दिखा सकते, जी हाँ है, उन संख्याओं को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, और इमेजिनरी नंबर को बोलते हैं काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या, समझ में बात, यानी काल्पनिक संख्या देखने में कैसा लगेगा, तो ऐसा लगता है, -2, जब ये माइनस रूट के अंदर घुस जाए तो ऐसा संख्या संभव नहीं है, ठीक है, इसे ही हम आयोटा पढ़ते हैं, इसको 11 12th में पढ़ते हो आप, नहीं, यानी नंबर दो टाइप के होते हैं, वास्तविक और काल्पनिक, वास्तविक ही हम पढ़ेंगे, हमारा सिलेबस का यही है, 10वीं तक ही वास्तविक पढ़ते हैं, और काल्पनिक, काल्पनिक में कैसा है, अंदर हो जाता है रूट के अंदर, -2, -√5, -√7, ये काल्पनिक है, और रियल नंबर में क्या क्या है, इंटीजर्स और डेसिमल, और डेसिमल में टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, यही तो है, यानी नंबर्स को दो पार्ट्स में ऐसे डिवाइड, इस तरीके से पूरे नंबर को बांटा गया है, आपको समझ में आया बात, यानी दुनिया में सारे नंबर क्या है, वास्तविक संख्या है, मैं बोलूंगा 2 वास्तविक, √3 वास्तविक, 2.7853 जो भी बोलूं वास्तविक, माइनस वाला जो रूट के अंदर -2 होता है वो होता है काल्पनिक, वो आपसे पूछेगा भी नहीं, वो आपसे पूछता भी नहीं है, क्योंकि उसको खुद भी तो आना चाहिए, तो अभी पूछेगा नहीं वो, ठीक है, इसको बोलते हैं आयोटा, क्या बोलते हैं, आयोटा, देख लो आप, तुम भी देख लो कदो, 10th में हो ना तुम, आयोटा बोलते इसे, आयोटा 11th में पढ़ोगे, यहीं से शुरू करते हैं, उठाते हैं, बेटा यहाँ पे छोड़ा था, आयोटा पढ़ा,
ठीक है, तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारा सिलेबस में रियल नंबर है, वास्तविक संख्या ही सारी चीजें पढ़ेंगे। तो अब हम नंबर जब भी पढ़ेंगे तो उसमें क्या पढ़ेंगे, वास्तविक संख्या से शुरू करते हैं। अभी इसी वास्तविक संख्या को और आगे हम बढ़ाएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। इस चीज को आप करके आओ, समझ के आओ, देख के आओ। बस में ही अगला जो चैप्टर हो जाएगा हमारा हो जाएगा रैशनल नंबर। ठीक है, अभी फिर मैं आगे बताता हूँ। चलो इसी के साथ ही समझाता हूँ। देखो, अब मैं अगर सिर्फ रियल नंबर को देखूं तो आप जरा ध्यान से देखो। आप ये जो रियल नंबर है, ये जो इंटीजर्स है, ये तो -1 -2 -3 है। क्या इसे मैं बटे में लिख सकता हूं? क्या -√3 को बटे में लिख सकता हूँ? जी हाँ, -3 को बटे में लिख सकता हूँ। हाँ, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। क्या होता है? जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। तो क्या मैं इसे बटे में लिख सकता हूँ? तो P/Q यानी बटे में लिख सकता हूँ। सही बात है। अब आते हैं इस पे, क्या इसको बटे में लिख सकता हूँ? यानी ये अरे एक सेकंड, इसमें कुछ गायब सा लग रहा है। हाँ, इसमें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग तो किया ही नहीं, इसमें टर्मिनेटिंग भी होता है। रुको मैं इस चीज को दोबारा करता हूँ, रुको। यहाँ डेसिमल में नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग भी तो होता है। ठीक है, चलो मैं रियल नंबर दोबारा दिखाता हूँ। रियल नंबर में क्या आया? सबसे पहले आया इंटीजर्स, फिर आया हमारा डेसिमल। इंटीजर्स में क्या आया? नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स और जीरो इंटीजर। डेसिमल में क्या आया? टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग में आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये आएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अभी तक हमने सारी चीजें पढ़ ली है, सही बात है कि नहीं बात है? अब हम सिर्फ आगे देख रहे हैं कि आखिर होता क्या है। मैं बस ये जानना चाहता हूँ, जो नेगेटिव नंबर है जैसे -2 को क्या बटे में लिख सकता हूँ? हाँ, जैसे -2/1 लिख सकता हूँ। तो इसको मैं किस में लिख सकता हूँ? P/Q में। P/Q एक नंबर है, P के बदले आप MN ले लो, उससे कोई फर्क नहीं। मतलब बटे में लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। जीरो को बटे में लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। जीरो के नीचे कुछ नहीं बल्कि 1 होता है, तो जीरो को भी बटे में लिख सकते हैं। क्या इसको बटे में लिख सकते हैं? प्लस को लिख सकते हैं, सॉरी माइनस को लिख सकते हैं, तो इसको नहीं लिख देंगे? तो इसको भी बटे में लिखा जा सकता है। तो बटे में किस किस को लिखा गया है? नेगेटिव को भी लिखा गया है, जीरो को भी लिखा गया है, पॉजिटिव। जब तीनों को लिखा गया और तीनों इसके अंदर आता है तो मैं इसको नहीं बोल सकता हूँ कि इसको P/Q में लिख सकते हैं। जब मैं बोल रहा हूँ कि ये तीनों को बटे में लिख सकते हैं तो ले दे के मैं सिंपल बोल दूंगा कि जितने भी इंटीजर्स होते हैं उनको P/Q में लिख सकते हैं। सही बात है, P/Q यानी बटे में। और मैंने बोला है हर चीज के नीचे क्या होता है? 1 होता है। अब आता है डेसिमल में टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग यानी 2, 5.9, 3.6। तो मैंने क्या इनको बटे में लिखना नहीं सिखाया? पॉइंट हटाने के बाद एक जीरो आएगा, जिसके पीछे पॉइंट नहीं है तो उसके नीचे 1 आएगा। इसमें पॉइंट हटाओगे तो 10 आएगा, इसमें पॉइंट हटाओगे तो 10 आएगा। यानी इसको भी P/Q में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इसको भी लिख सकते हैं। क्या इसको लिखेंगे? अब इसमें तो 2 टाइप के आ गए, उसमें भी देख लेते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग यानी 3.9। रुक जाओ, 3.9 बार बार यही आता है एग्जाम्पल।
0.7 बार, इसको क्या बटे में लिख सकते हैं? तो आपने लिखना सीखा है सर, 7/9 आएगा। सॉरी पी क्यों लिख दिया, 9 बोलना था। 7/9 आएगा, ये तो सिखाया। 0.78 इसके ऊपर बार है, तो 78 माइनस 7 अपॉन कितने के ऊपर बार है, 9। जितने के ऊपर बार नहीं उतने 0, डेसिमल की बात। ये आ गया कि नहीं आ गया? यानी नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग को भी हम पी बाई क्यू में लिख सकते हैं, यानी इसको भी हम पी बाई क्यू में लिख सकते हैं, यानी इसको भी हम पी बाई क्यू में लिख सकते हैं। अब रही बात इसको, क्या इसको पी बाई क्यू में लिख सकते हैं? तो इसका ही आंसर आता है कि नहीं, ये पी बाई क्यू में कभी नहीं आएगा। कौन सा? नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे कि √5, √5 के नीचे आप बोलोगे 1 डाल दूं, नहीं, ये गलत होता है, ये गलत होता है। ये √5 के अंदर नंबर नहीं होता, क्योंकि √5 का कोई अंत नहीं है। √5 का ना अंत है ना रिपीट होता है, मैंने बताया है। उसका नंबर √5 का मतलब आप सिर्फ √5 मत देखो, इसको जब सॉल्व करने जाएंगे तो डेसिमल में नंबर आएंगे और वो कभी रुकेंगे नहीं और कभी नहीं रिपीट भी नहीं होते। समझ में बात? ना कभी रिपीट होते हैं, ना कभी ना खत्म होते हैं। तो ऐसे नंबर को बटे में लिखना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, इसे कोई नहीं लिख सकता। और क्या एग्जाम्पल है जिसे हम नहीं लिख सकते? तो सॉरी यानी नॉन टर्मिनेटिंग में क्या क्या आता है? √5 आता है, √3 आता है, √2 आता है। √5, √3, √2 आप ऐसे मत देखो, उसकी वैल्यू अलग है। आगे जब हम चैप्टर रूट पढ़ेंगे ना, तो उसमें मैं आपको हर एक रूट का वैल्यू निकालना सिखाऊंगा। इसके अलावा क्या, पाई की भी वैल्यू होती है। पाई, आपने पाई पढ़ा होगा, देखा होगा पाई, नहीं देखा तो यहाँ देख लो। ऐसा होता है कुछ दिखने में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मैं इस चीज को पूरा देखूं, जरा इस बात को देखो आप, आप इसको देखो, हमने किस किस को पी बाई क्यू फॉर्म में लिख लिया है। तो आप बोलोगे सर इंटीजर्स को आपने लिख लिया, टर्मिनेटिंग को लिख लिया, नॉन टर्मिनेटिंग को लिख लिया, सिर्फ इन्हीं तीनों को लिख लिया आपने, यानी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, इन सबको पी बाई क्यू यानी बटे में लिख सकते हैं, सिवाय इसके, किसके? इस वाले के। सही बात है कि नहीं बात है? यानी अगर मैं सिर्फ ऐसे पूछूं कि पी बाई क्यू में किसको किसको लिखा जा सकता है, तो क्या बोलोगे? सबसे पहला इंटीजर्स को, इंटीजर्स में सारे आ गए कि हाँ, आ गए कि नहीं आ गए? फिर बोलोगे सर टर्मिनेटिंग को, फिर बोलोगे सर नॉन टर्मिनेटिंग को, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाला, यानी पी बाय क्यू में इन्हीं तीनों को लिखा जा सकता है। देखो वैसे तो लिखा गया है, गया कि नहीं गया? ओ बच गया बच गया बच गया बच गया, कॉपी करना था, कट कर देता। यानी पी बाय क्यू फॉर्म में किस किस को लिख सकते हैं? इंटीजर्स को, टर्मिनेट, इंटीजर्स में सारे आ गए, मैं पहले लिख देता हूं, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। टर्मिनेटिंग में 3, 4, 5, 2, 8 और 3.78, 8.92, ये सारे आ गए हैं। और ये सारी चीजें मैंने नंबर लाइन में करना सिखाई है, सिखाई कि नहीं सिखाई थी? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में क्या आ गए? तो 0.9 बार, 0.6 बार, 7.8 और 2 के ऊपर बार, ये सारे, इन सबको पी बाई क्यू में लिख सकते हैं। जिन संख्याओं को, वापस बोल रहा हूं, जिन संख्याओं को पी बाई क्यू यानी बटे में लिख सकते हैं, उसका एक नाम रख देते हैं, रख देते हैं कि नहीं रख देते? क्योंकि देखो सारे नंबर नहीं आ पा रहे, जितनी देखो मैं बताया था कि वास्तविक संख्या कितनी है,
तो जितने नंबर्स पढ़ाए थे सब वास्तविक है, पढ़ाए थे कि नहीं? लेकिन मैं बोलूंगा बटे में कौन सा आता है, तो जितने भी वास्तविक संख्याएं बताई थी उनमें से एक इसमें नहीं आता है कि नहीं, एक नहीं आता। तो इसीलिए मैं इसका नया नाम रख देता हूँ। इसी को एक नया नाम जो रखते हैं वो और कुछ नहीं बल्कि इसको ही बोलते हैं रैशनल नंबर। क्या बोलते हैं? इसी का नाम रख दिया रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, परिमेय संख्या। इसी को हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? परिमेय। ये कैसा नाम है परि जैसा? परिमेय। तो पूछा जाएगा कि परिमेय संख्या क्या होती है, तो बोल देना जिन संख्याओं को बटे में लिख सकते हैं। बस बटे में जीरो नहीं आना चाहिए। बटे में क्या नहीं आना चाहिए? जब बटे में अगर जीरो आएगा ना तो देखो क्या होता है। अगर मैं किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करूं, जैसे मैं बोलूंगा 5/0, 5/0, जीरो से डिवाइड करूं 5 को, जीरो के टेबल में 5 आता है, 5 पे देखते हैं 0 5 जा 0, माइनस करूंगा फिर से 5 आ जाएगा, फिर से 0 5 जा 0, फिर माइनस करूंगा फिर 5 आ जाएगा। तो क्या कभी खत्म होगा? नहीं। इसीलिए जो बटे में नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? परिमेय संख्या। वो कभी जीरो नहीं आते, नीचे खाली जीरो नहीं आएगा, 1 उसके साथ आता है। ठीक है, तो परिमेय संख्या क्या होती है? जिन संख्याओं को बटे में लिख सकते हैं, यानी परिमेय संख्या और कुछ नहीं बल्कि जिन संख्याओं को p/q में लिख सकते हैं। p/q, p और q एक नंबर लिया गया, आपको अच्छा नहीं लगता आप ये लिखो। जिन संख्याओं को m/n में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको लिखना होगा। अगर बटे में लिखते हैं तो बटे में यहाँ पे क्या है? q है, तो q कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, वरना आंसर आपका आएगा ही नहीं। वैसे बोलोगे यहाँ पे भी n कभी बराबर नहीं होना चाहिए जीरो के। बस में तो परिमेय संख्या की क्या विशेषता है, क्या परिभाषा है? यही परिभाषा है, जिन संख्याओं को p/q, m/n, 2 जो मर्जी वो ले लो, ABCD, p/q ज्यादा चलता है इसीलिए मैं उसका बोल देता हूँ। जिन संख्याओं को बटे में लिख सकते हैं, बस बटे के नीचे में जीरो नहीं आना चाहिए, उन्हें बोलते हैं परिमेय संख्या। उदाहरण सिंपल है, इंटीजर्स पूर्णांक, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बट रिपीटिंग डेसिमल। हो गया कि नहीं हो गया? यही 3 है। वेरी गुड। खड़ो। बाय। समझ में आया बात? यानी यही आते हैं। तो पूछेंगे अगर परिमेय संख्या होती है तो जिसे हम नहीं लिख सकते p/q, जैसे हमने देखा एक ऐसी संख्या थी जिसको हम p/q में नहीं लिख पा रहे थे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो सिंपल, अपरिमेय संख्या, नॉन इरैशनल नंबर, उसको क्या बोल देंगे? इरैशनल नंबर। समझ में आएगी नहीं? यानी जिसे हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जो कि कौन सा था? ये वाला। ये क्या है? ये एक इरैशनल नंबर है। इरैशनल का मतलब इसको p/q में, इसको बटे में नहीं लिख सकते, बात खत्म। यानी आपने इरैशनल और रैशनल भी पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया? तो रैशनल के अलावा इरैशनल भी होता है, कौन सा है भाई? तो मैं बोलूंगा जैसे कि जिसे मैं p/q में नहीं लिख सकता, नहीं लिख सकता, जैसे क्या है? जैसे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, जैसे √2, √3, √5, पाई। ये सारी संख्या क्या कहलाती हैं? इरैशनल नंबर, अपरिमेय। बस में मैं जो चीजें पढ़ाई वो एक बार हम दोबारा देख लेते कि आखिर हमने पढ़ा क्या। देखो,
हम पढ़ रहे थे नंबर। नंबर में सबसे पहले आया है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, और कहीं दूर फेंक दो इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या, है कि नहीं। रियल नंबर में हमने क्या पढ़ा, रियल नंबर में भी दो टाइप की चीजें होती है। कौन कौन सी, तो बोलोगे सर एक होता है रैशनल, जिसे हम बटे में लिख सकते हैं परिमेय संख्या, और एक होता है इररेशनल। अच्छा ठीक है, रियल नंबर में रैशनल और इररेशनल में बांट दिया हमने। क्यों, क्योंकि रैशनल में सर मुझे पता है तीन चीजें आती हैं। पहला इंटीजर्स आता है, दूसरा डेसिमल आता है। कौन सा डेसिमल, हाँ डेसिमल आता है, उसमें से भी कौन सा, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, है कि नहीं। और इररेशनल में क्या आता है, तो आप बोलोगे सर इसमें तो सिर्फ एक ही आता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर। ये हमने पढ़ा, बात समझ में आई कि नहीं आई। ये मिटता नहीं है क्या, अरे छोड़ो, ये यहाँ पे है कि नहीं। सर इंटीजर्स का भी तो आप कर दो, कर देते भाई, क्यों दिक्कत कर रहे हो। सर इंटीजर्स को हमने बांट रखा है तीन में, क्या क्या, नेगेटिव, नेगेटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर। बांटा कि नहीं बांटा, दिख रहा है आपको कैसे हमने बांट रहे हैं। देख रहे हो नंबर को दो टाइप में, रियल नंबर, रियल नंबर में भी इररेशनल और रैशनल में भी हमने बांट दिया, क्योंकि कुछ को पी बाई क्यू में लिख सकते हैं, कुछ को नहीं लिख सकते। और जिनको लिखा जाता है वो डेसिमल हुआ, इसमें हुआ है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, और इसमें भी हो गया। आप डेसिमल हटा के सीधा इस चीज को लिख दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। अच्छा, जीरो और पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर्स को ही हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पॉजिटिव नंबर्स को हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं, प्लस वाले जितने नंबर उसको क्या बोल दो, प्राकृतिक संख्या। जैसे उसमें जीरो मिला दोगे, क्या मिला दोगे, यानी प्राकृतिक और नेचुरल नंबर को मिलाने के बाद उसे बोलते हैं होल संख्या, होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। ये होल नंबर को क्या बोलते हैं, पूरा नंबर, छेद वाला नंबर। वाह, इतना देर से क्या 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 मंत्र पढ़ रहा था। होल नंबर्स को हम बोलते हैं पूर्ण संख्या, क्या बोलते हैं, पूर्ण, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब यहाँ पे संख्या पूरी हो गई, यानी जैसे ही जीरो को आप नेचुरल के साथ मिक्स करते हो नंबर पूरा हो गया। जीरो को किसने ढूंढा था, जीरो को किसने ढूंढा था, मैंने लिखा है यहाँ, मेरा नाम लो गधो। जीरो को लिखा, ढूंढा किसने था, आर्यभट्ट ने, आर्यभट्ट ने ढूंढा था। उन्होंने जब जीरो ढूंढा था ना, तो हमारी जो संख्या की प्रणाली थी वो कंप्लीट हो गई, क्या हो गई, कंप्लीट, पूरी हो गई। तो आपको पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या समझ में आ रहा बात, इसी को बोलते हैं। क्या संख्याएं इतनी होती हैं, अरे नहीं बाबू बहुत होती है, ठीक है। अभी जो पॉजिटिव नंबर्स है यानी नेचुरल नंबर है, ये अलग से लेके आता है। अगर मैं नेचुरल नंबर में ही देखूं, किसमें, नेचुरल संख्या, इसको मैं दूसरे कलर से लिखता हूं, ये जो नेचुरल नंबर है
इसमें किस किस टाइप की संख्या मिलेंगी। तो अगर मैं इसको नीचे ला के यहाँ एक लिस्ट बनाऊं तो देखो ऐसा लंबा चौड़ा लिस्ट बनता है। नेचुरल नंबर में पहला आता है ऑड नंबर। ऑड नंबर यानी सम या विषम किससे बोलते हैं, ऑड नंबर विषम संख्या। क्या होता है विषम संख्या, ये किसमें आता है नेचुरल नंबर में विषम संख्या, जो दो से भाग नहीं हो सकते। विषम संख्या किसे बोलते हैं, दो से डिवाइड नहीं हो सकते, नहीं लिख दिया मैंने, ठीक है। जो दो से भाग हो जाएंगे उसको बांट दिया गया इवन नंबर, सम संख्या, समव्या लिख दिया फिर मैंने। यार क्या लिख दो, संख्या लेके समझ में आ गया ना, जिसे हम दो से डिवाइड कर सकते हैं, इसमें नहीं कर सकते तो क्रॉस लगा दिया। हुआ कि नहीं हुआ। ऑड नंबर, इवन नंबर। इसके बाद आता है प्राइम नंबर। क्या आता है, सब नेचुरल नंबर में आता है, देख लो प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कैसे नंबर्स होती हैं, जो संख्या केवल अपने पहाड़े में आए। जैसे तीन, तीन किसी के पहाड़े में नहीं आता, केवल अपने पहाड़े में आता है। 7, 5, 11, 13 और 17 भी है और 19 भी है। और तो आपको समझ में आया प्राइम नंबर को क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं प्राइम नंबर। कुछ नहीं आता, कुछ ना बता तुम्हें, बोल तो पता है, पूछ रही मेरे से, दुख देगी मेरे को। नहीं नहीं जोर से बोलना, ऐसा लग रहा है सर दुख दूं, क्या दुख दे रही है कोई खतरनाक लड़कियां है। चलो प्राइम नंबर आप समझ लो, जो कि केवल अपने पहाड़े में आते हैं। जो अपने पहाड़े में नहीं आते तो उनको क्या बोलेंगे, जो नहीं सॉरी, जो अपने पहाड़े के अलावा दूसरों के पहाड़े में भी आ जाते उन नंबर को बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं, देख रहे हो कंपोजिट नंबर। क्या इसके अलावा भी होते हैं, हाँ इसके अलावा भी होते हैं, इसके अलावा होता है कंपोजिट नंबर हो गया। तो अगर मैं पूछूं वन क्या है, वन, वन पे एक सवाल आता है, वन कहाँ जाएगा। कोई बोलता है तू मेरी तरफ आ, ऑड नंबर बोलता है तो ऑड नंबर तो रख लेता है, इवन नहीं रख पाता। प्राइम नंबर बोलता है तू मेरी तरफ आ, और कंपोजिट नंबर बोलता है नहीं तू मेरी तरफ आ, तू मेरे टेबल में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो वन बोलता है ना तो मैं प्राइम हूं ना कंपोजिट। तो वन कैसा नंबर है, वन एक ऐसा नंबर है जो कि ना ही, अरे भाई कितना पतला सा चल रहा है, हाँ ठीक है। वन, वन एक ऐसा नंबर है जो ना ही प्राइम है, नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, नॉर कंपोजिट, ना कंपोजिट है ना प्राइम है। तो क्वेश्चन आ जाता है अरे प्राइम क्यों लिख दिया। जिसको ऐसा लगता है सर प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर में समझ में नहीं आ रहा, तो देखो जो टेबल केवल अपने टेबल में आते हैं उनको बोलते हैं प्राइम नंबर। जैसे 3, 5, 7 कंपोजिट नंबर का क्या एग्जांपल है, बाकी के जितने नंबर है वो सब कंपोजिट है, खत्म, दिमाग नहीं चल रहा तो। जैसे 4, 4 अपने पहाड़े में भी आता है, दो के पहाड़े में आता, मतलब 4 ऐसा नंबर है जिसको दो भी पीटता है, मतलब और खुद के टेबल में तो आता ही है, यानी दो भी पीटता है। आप 8 को देखो, पहले एक पीटेगा, दो भी पीटेगा उसको, एक तोड़ देता है तो उससे कोई मतलब ही नहीं, दो तोड़ देता है उसको चार में, चार उठ के आता है फिर उसे दो में तोड़ देता है। यानी जिन नंबर को दूसरे संख्याओं से तोड़ना इजी होता है उसे बोलते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे बोलूँ 16, 16, 16 को दो तोड़ेगा, चार तोड़ेगा, आठ तोड़ेगा, तीन लोग मिलके तोड़े। लेकिन प्राइम नंबर टस से मस नहीं होने वाला, कोई तोड़ के दिखा दे, नहीं तोड़ता। 17 देख लो, किसी ने हाथ लगाया ढंग से तोड़ेगा उसे, वो किसी को तोड़ सकता है, वो चल जाएगा। जैसे दो देखो, दो किस किस को तोड़ रहा है, क्या खुद उसको कोई तोड़ पाता है, नहीं तोड़ पाता। अवन तो बोलता भाई मैं तो इन सब से अलग हूँ भाई, मैंने कुछ नहीं किया, मैं इन सब से अलग हूँ, मैं एकदम सीधा साधा हूँ,
ना मैं मारपीट में कोई विश्वास नहीं रखता, इसीलिए बोल देते हैं तू ना ही प्राइम में है ना ही कंपोजिट में, ना ताकतवर है ना कमजोर है, तू बस पड़ा रहे। तू चले जा विषम संख्या में, तू चला उठ के कहाँ चला जाता है, विषम संख्या है यानी ऑड नंबर में, बोलता है यही ठीक। वाह कितनी अच्छी जगह है, समझ में बात। क्या इनके अलावा भी नंबर होते हैं? तो प्राइम नंबर भी बढ़ता है, वो होता है को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर तो तुम्हें पता है, तो नंबर यहाँ पे खत्म नहीं होते। पढ़ा दूं क्या, यही खत्म करवाता हूँ इसको, इसको ना लिपटाते हैं यार। यानी प्राइम नंबर भी दो भागों में टूटता है। कैसे? अगर दो प्राइम नंबर एक साथ चिपके हुए हैं तो उसे बोलेंगे ट्विन प्राइम नंबर, सिंपल। दो प्राइम नंबर एक साथ चिपके हुए हैं, जैसे 2 और 3 भाई भाई, 2 और 3 मिलके एक साथ तोड़ रहे हैं, 2 और 3 कैसा है, ट्विन प्राइम नंबर। क्या है? एक और होता है जिसे बोलते हैं को प्राइम नंबर। क्या होता है? इस चीज को समझने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा, को प्राइम नंबर। बट को प्राइम नंबर क्या होता है आप उसको सीधा याद कर लो। जिन संख्याओं का HCF 1 होता है उसे बोलते हैं को प्राइम नंबर। जिन नंबर्स का HCF 1 होता है, HCF मतलब वो सबसे बड़ी संख्या जो कि दोनों को डिवाइड करते, आप ज्यादा दिमाग मत लगाओ, HCF 1 होता है, आप याद रख लो। बस भाई इतने भागों में टूटा है, क्या इसके अलावा होते हैं? हाँ होते हैं, लेकिन कहां तक जाओगे आप। हमने देखा नंबर से शुरू किया था, उसको तोड़ा दो में, एक कौन सा, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। फिर रियल नंबर को तोड़ा रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। फिर रैशनल नंबर को तोड़ा इंटीजर, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग में। ठीक है, वहां तो उन दोनों का खत्म हो गया कहानी। ये जो इंटीजर था नीचे उठ के नीचे 3 आया, नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव। पॉजिटिव को बोला गया नेचुरल नंबर, और नेचुरल यानी पॉजिटिव और जीरो को मिला दोगे तो उसे बोला गया होल नंबर। और जो नेचुरल नंबर है वो खुद बारात लेके आया अलग, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, इसकी ऐसी की तैसी। क्या बोलूं मैं, इतने सारे। क्या इसके अलावा है? अभी कितना दूर जाओगे, इतना ठीक है ना। तो आज के लिए इतना। आपका लगभग नंबर के ऊपर समझ हो चुका कि नंबर होता क्या है, कौन से नंबर को क्या बोलते हैं, कैसा नंबर है। इससे क्या होगा कि अब जब मैं बोलूंगा कि एक रैशनल है, आपको दिमाग में फट से आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्या बोल रही अब फिर बोल रही, पूर्ण संख्या मैंने गलत लिखा है, कोई बात नहीं, तुम्हें आती है ना, तुम खुद करो, कुछ खुद से भी करो। मान लेते मैंने कोई हिंदी में स्पेलिंग गलत लिखी है, तो स्टूडेंट्स का काम है कि घर जाके उसका सर्च करना, इसीलिए गलत लिखा है मैंने, तुम जाके लिखो। मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ, आता मेरे को है, मैं लिख दूं, लेकिन मैंने गलत लिखा है जानबूझ का। रुक जा, एक और चीज होता है, ट्विन प्राइम नंबर, को प्राइम, एक कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर भी होता है, यही लिख देता हूँ। लिखूं कि नहीं लिखूं? छोड़, इसको ही रहने दो, इसको ही कर। होता है, अब देखो कई टाइप के, आपको कहीं और मिलेगा तो ऐसे मत समझना कि भाई ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं था। जब मैंने मैथ्स ढंग से पढ़ना शुरू की, मैं इसी में पागल हो गया था, ये क्या है क्या नहीं। पहले मेरे को ये चीज समझ में नहीं आती, मैं 9th में था, मैं तो फेल हो गया था, मैं मैथ्स में फेल हो गया था, बाकी से मैं पास होके मैथ्स में रह गया था, तो कंपार्टमेंट आया था मेरा तो वापस पढ़ा मैंने, फिर हुआ। तो ये चीज समझने में बहुत टाइम लगता है, असमय। लेकिन इस चीज की समझ जरूरी है कि नंबर्स किस चीज, किन किन भागों में बटा हुआ है, बात समझ में। ये पूरा वीडियो अब जाएगा, ठीक है। जय सिया राम। हेलो।